हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी ह्यूमैनिटीज़ में। और इस चैनल पे मैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की जो है वीडियो डालती हूँ और आपको पूरे मतलब चैप्टर्स का डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशंस इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 12 क्लास 11 दोनों का। अभी हम क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज बोर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड्स आने ही वाले हैं कुछ समय में। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पहले मैं आपको कवर करवा देती हूँ जिसकी ना वीडियोस यूट्यूब पे मिलती ही नहीं है। मैं खुद भी जब मैं अपने देखती हूँ आसपास, तो मैं देखती हूँ कि इस सब्जेक्ट की मतलब वीडियोस हैं ही नहीं यूट्यूब पे अच्छी। जो हैं मुझे उनका पढ़ाना उतना समझ में नहीं आया, बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को मैं इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, जो कि है आपका लीगल स्टडीज़ क्लास 12 का। तो आज मैं दोबारा से मैंने इस सब्जेक्ट की एक वीडियो पहले से डाल रखी है जो कि है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपकी जो 3rd यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी लीगल स्टडीज़ की 4th यूनिट का पार्ट बी, दैट इज़ फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटीज़। तो ये जो है ना, ये जनरल लॉ का है, जनरल लॉ यूनिट का पार्ट बी है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरल लॉ में। देखो, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, लॉ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि आपके आगे वाली जो जनरेशन है उसके लिए जो आप रिसोर्सेज हैं उसको आप हार्म नहीं कर रहे हो। जो आने वाले पीढ़ियों के लिए जो रिसोर्सेज हैं आप उसको बिल्कुल ख़त्म ना कर रहे हो। अभी जो ये 2nd यूनिट है ये बात कर रही है फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटीज़ की। फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटीज़ का मतलब हो गया लीगल एंटिटीज़ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशंस या संस्था। एंटिटीज़ एक तरीके से यूनिट हो गई, ठीक है। तो हम उसी के बारे में जानने वाले हैं, फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटीज़ के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस एंटिटीज़ बिजनेस से रिलेटेड है, तो मतलब बिजनेस एंटिटीज़ देखो, आप देखने वाले हो कि 3 तरीके के बिजनेस फ्रेमवर्क्स आप देखोगे। तो इसमें आप ये देखोगे कि बिजनेस फ्रेमवर्क डिवाइडेड कितने में है और इनके डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस क्या हैं। तो आप फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस जानोगे डिफरेंट एंटिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंड देन आप इनके बीच में डिफरेंस करना भी जान पाओगे। और फिर आप फैक्टर भी जान पाओगे कि कौन सी एक एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ एंटिटी है बिजनेस को स्टार्ट करते समय। अब देखो, बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जब भी आप बिजनेस में आते हो तो आप हर कोई ना कोई लीगल टर्मिनोलॉजी से या लीगल रिलेशनशिप आपका बनता ही बनता है जब आप एक बिजनेस में आते हो। जैसे आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ के आए थे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा था कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस में आने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ता है, और आप कॉन्ट्रैक्ट एवरीडे लाइफ में ही करते हैं। तो अब फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटीज़ में आप ये देखोगे कि जो लीगल एंटिटीज़ हैं, ये लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किस तरीके से बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं। एक पर्सन को किस तरीके की लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना चाहिए, किस तरीके के बिजनेसेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, वो किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, वो किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, प्रैक्टिस करता है, तो हम यही देखेंगे। तो अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अगर कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या उसको एक्सपेंड भी करना चाह रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का पता हो। और हमें क्या होता है, एक राइट लीगल स्ट्रक्चर चूज़ करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो अगर आप आगे चल के ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने वाले हो। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ज्वाइन भी कर रहे हो तो आपको किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लीगल स्ट्रक्चर होता है वो देखोगे। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में 3 मेजर बिजनेस फ्रेमवर्क्स हैं, जो कि हैं सोल प्रोप्राइटरशिप,
पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब देखो सोल प्रॉपर्टीशिप नाम से अभी हम वैसे तो इसको पूरा अच्छे से डिफाइन किया गया है, फिर भी हम एक सोर्स ऑफ वो एक्सटेंट ले लेते हैं कि जो हमारा सोल प्रॉपर्टीशिप है इसका मतलब है सिंगल पर्सन। जब सिंगल पर्सन कोई प्रॉपर्टी कोई बिजनेस को फॉलो कर रहा हो तो वो हो गया हमारा सोल प्रॉपर्टीशिप। पार्टनरशिप, 2 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तो इट इज़ पार्टनरशिप। एंड कंपनी, तो कंपनी में तो क्या होती है, कंपनी तो एक ग्रुप होती है, बहुत ही लार्ज एक्सटेंट में एक कंपनी होती है। तो कंपनी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपनी के विथ इन ही डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कंपनी भी 2 तरीके की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। और अगर हम बात करें तो ओवर द ईयर्स जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वर्ल्ड मॉडर्न हो रहा है, नए तरीके की जो हैं पार्टनरशिप्स, नई तरीके के वर्जन्स बिजनेस जो एंटिटीज़ हैं उसमें आ रहे हैं और इनके कुछ प्रोज और कॉन्स भी हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही हैं इन तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेस फ्रेमवर्क्स के। तो आपको ये पता चल गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस फ्रेमवर्क्स। ठीक है, बिजनेस फ्रेमवर्क्स कितने तरीके के हो गए आपके, तो 3 तरीके के हमारे बिजनेस फ्रेमवर्क्स हो जाते हैं। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप एंड देन हमारा कंपनी। अब कंपनी भी 2 तरीके की होती है, पब्लिक और प्राइवेट, ये भी आप लिख लो। तो ये होता है हमारा 3 तरीके के बिजनेस फ्रेमवर्क्स। ठीक है, अब ये पता चल गया कि बिजनेस फ्रेमवर्क्स कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के बिजनेस फ्रेमवर्क्स हैं। अब लॉ रेगुलेशन ऑफ लीगल एंटिटीज, अब ये लीगल एंटिटीज को रेगुलेट करने के लिए भी लॉज हैं। अब पर्पस क्या है लॉ रेगुलेशन का, भाई ये तीन लीगल एंटिटीज हैं, आप इनको रेगुलेट क्यों करवाना चाहते हैं, अब ये देखेंगे। तो देखो पर्पस है जो लॉ रेगुलेशन है, जो पर्पस है लॉ रेगुलेशन का लीगल एंटिटीज़ में, वो है कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना। क्यों, देखो बिजनेस, कभी भी बिजनेस आप स्टार्ट करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करते हो जब आप, तो आपको क्रिएशन भी करना पड़ता है, फिर आपको बिजनेस को मैनेज करना होता है और डिसोल्यूशन भी होता है। किसी आप देखोगे कि जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी में सेवरल ब्रांचेस हैं। अब उन सेवरल ब्रांचेस में अगर कोई ब्रांच अच्छे से काम नहीं करती तो आपको उसको डिसोल्यूट या डिसओन करना पड़ता है। तो एक जो लॉ रेगुलेशन है ना, जो लॉ रेगुलेशन इसलिए बनाया हुआ है, मतलब एंटिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए लॉ इसलिए बनाए हुए हैं ताकि एक फ्रेमवर्क मिल जाए कि बिजनेस क्रिएट कैसे होंगे, बिजनेसेस का मैनेजमेंट कैसे होगा, वो डिसोल्यूट कैसे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें यहाँ पे बताई हुई हैं, जैसे कॉर्पोरेशंस हो गई, पार्टनरशिप्स हो गई या सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। तो क्योंकि ये जो 3 बिजनेस फ्रेमवर्क्स हैं, ये जो 3 बिजनेस फ्रेमवर्क्स हैं, इन तीनों की डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी है। कॉर्पोरेशन में डिफरेंट तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सोल प्रॉपर्टीशिप में डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। तो इसलिए लॉ रेगुलेशन बनाना ज़रूरी था ताकि बिजनेस अच्छे से चल पाए। तो जो बिजनेस थे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में लॉ रेगुलेशन का काम क्या था, लॉ रेगुलेशन का काम ये था कि वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट लीगल एंटिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस एक ही बात है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि एंटिटीज ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो ये जो रेगुलेशंस हैं, ये रेगुलेशंस का काम क्या है, ये रेगुलेशंस का काम होता क्या है। तो ये रेगुलेशंस क्या करती हैं, ये जो रेगुलेशंस हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स एंड टू इंश्योर द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ दीज एंटिटीज। तो हमें ये पता चल गया कि जो लीगल लॉ रेगुलेशन है, जो लॉ रेगुलेशन है उसका क्या काम है, लॉ रेगुलेशन का काम है एक फ्रेमवर्क पहुंचाना, फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन, मैनेजमेंट, रिजोल्यूशन। उसके साथ साथ ये जो है ना, इसका एम क्या है, इसका एम है कि ये राइट्स को प्रोटेक्ट करे, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा भाई, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स में ही शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स आते हैं। अब ये जो 4 लोग बताए हुए हैं ना, ये एक बिजनेस एंटिटी के पार्ट होते हैं।
होते हैं। तो ये जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, ये बिजनेस एंटिटीज़ में इन 4 लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है लॉ रेगुलेशन का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एम क्या है लॉ रेगुलेशन का, तो एम क्या है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स का मतलब अब पता चल गया कि स्टेक होल्डर्स में ये 4 ग्रुप्स मैच करते हैं। एंड इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ दीज एंटिटीज़। एक तो ये एम है कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और एक एम है कि जो हमारी एंटिटी है उसका भी एक फेयर और ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग हो पाए विद इन द लीगल और इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज़ इन इंडिया। टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज़ अभी हम पढ़ के आए थे, 3 तरीके की लीगल एंटिटीज़ हैं, सोल प्रॉपर्टरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब सोल प्रॉपर्टरशिप एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे ज़्यादा सूटेबल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। सोल प्रॉपर्टरशिप का मतलब होता है सिंगल पर्सन, जब एक कोई सिंगल पर्सन एक बिजनेस को चला रहा हो तो वो हो जाता है सोल प्रॉपर्टरशिप। सोल प्रॉपर्टरशिप मतलब एक सिंगल पर्सन ही ओनर है, सिंगल पर्सन के अंडर वो कंपनी या वो सिस्टम, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो जो सोल प्रॉपर्टरशिप है ना, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अब स्मॉल बिजनेसेस जैसे आप शॉपकीपिंग देख लो, तो आप शॉपकीपर्स को देखो, तो शॉपकीपर्स क्या हैं, जो शॉपकीपर्स है ना वो सोल प्रॉपर्टरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहे हैं। कैसे, अपनी दुकान का वो खुद ही एक मालिक है, तो वो खुद एक मालिक है ना, तो इसको सोल प्रॉपर्टरशिप कहते हैं। जब किसी कंपनी या कोई बिजनेस एक पर्सन के थ्रू चल रहा हो तो वो सोल प्रॉपर्टरशिप हो जाता है। सोल प्रॉपर्टरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जा रहा हो एक ही इंडिविजुअल है, जो करता धरता पालन धरता सब कुछ एक ही पर्सन है। तो यही हो गया हमारा सोल प्रॉपर्टरशिप। द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली एंड प्रॉपर्टर रिफर्स टू ओनर। सोल का मतलब होता है ओनली और प्रॉपर्टर का मतलब होता है ओनर, एक ही ओनर। तो सोल प्रॉपर्टरशिप इज वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस को चलाने के लिए जब एक ही ओनर हो तो वो क्या होगा, वो सोल प्रॉपर्टर होगा। ये इजीएस्ट टाइप ऑफ बिजनेस है टू एस्टेब्लिश और टेक पार्ट ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये इजीएस्ट क्यों है, ये इजीएस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं होती। अब ये जो तरीके की जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। पॉपुलर कहाँ होती हैं, ये पॉपुलर होती हैं सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर्स पे, कंसल्टेंट्स पे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना वो एक सोल प्रॉपर्टरशिप पे स्टार्ट होते हैं, या फिर वो जब वो एक्सपेंड हो रहे हैं तब। तो जो सोल प्रॉपर्टरशिप है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। मानी ऐसे नहीं जाती है, जो पर्सन स्टार्ट कर रहा है ना किसी भी बिजनेस को, तो वो सबसे पहले सोल प्रॉपर्टरशिप ही अपनाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ज़्यादातर जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो या तो ऐसे ही रहेंगे सोल प्रॉपर्टरशिप में, या जब वो एक्सपेंड करेंगे तो एक लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटी को अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो बिजनेस होते हैं ना, ये बेसिकली पर्सनलाइज सर्विसेज होती हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस हैं। तो स्मॉल बिजनेसेस जैसे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, हेयर सैलून्स हो गए, और स्मॉल स्केल एक्टिविटीज जैसे एक रिटेल शॉप चलाना लोकेलिटी में। तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं ना, इसमें सोल प्रॉपर्टरशिप होता है, एक ही पर्सन होता है जो पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो जाता है हमारा सोल प्रॉपर्टरशिप। अब यहाँ पे हमें साइन फीचर्स दे रखे हैं सोल प्रॉपर्टरशिप के। तो देखो, सबसे पहला फीचर है कि कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि नो डिफरेंस इन द आइज ऑफ लॉ बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस। मतलब ओनर और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, ओनर भी वही है और बिजनेस भी वही है। एक बिजनेस को संभालने वाला एक ही ओनर है, तो दोनों को सेपरेट एंटिटी नहीं देखा जाएगा। दोनों जुड़े हुए हैं, तो दोनों सेपरेट एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही हैं। फॉर्मेशन कैसी होगी, देखो कोई स्पेसिफिक लॉ के अंडर नहीं होता, बिजनेस खुद एक पर्सन ही साइन करता है, किसी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम बात करें क्यों जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो लोग सोल प्रॉपर्टरशिप को अडॉप्ट करते हैं, पहला तो ये होता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं चाहिए, कोई फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए, एक ही पर्सन को ओन करना है तो ज़्यादा झंझट नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोल प्रॉपर्टरशिप को अपनाते हैं जब वो स्मॉल बिजनेसेस की बात होती है। और यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, मतलब जो ओनर है और बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी की तरह नहीं, बल्कि दोनों को सबमर्ज करके देखा जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, देखो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1, क्योंकि सिंगल पर्सन ही है भाई, एक ही पर्सन है संभालने वाला। सोल प्रॉपर्टरशिप नाम से ही पता चल रहा है एक ही पर्सन, तो एक ही पर्सन होगा तो मेंबर कितने होंगे, एक ही होंगे, मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेज डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी और ओनर
रिस्पॉन्सिबल लॉस डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज। मुनाफा होगा वो भी एक पर्सन का, अगर लॉस होगा या किसी डेप्ट में फंस गया तो वो भी एक ही पर्सन का होगा। तो लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और ओनर ही एक ही पर्सन है, तो एक ही पर्सन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मुनाफा होगा वो भी उसका और लॉस होगा तो वो भी उसका। प्रॉफिट की बात करें तो अगर बिजनेस सक्सेसफुल है तो ओनर सारा प्रॉफिट एंजॉय करता है, क्योंकि एक ही ओनर है भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर, तो सारा मुनाफा, सारा लॉस सब कुछ एक ही पर्सन के पास होगा। शॉपकीपर्स को देख लो आप, जैसे शॉपकीपर्स के पास क्या होता है, शॉपकीपर्स की अगर दुकान अच्छी चलती है ना तो मुनाफा किसको हो रहा है, शॉपकीपर को ही हो रहा है, और अगर वो दुकान मंदी चल रही है तो भी किसको, तो नुकसान किसको हो रहा है, शॉपकीपर को हो रहा है। तो दोनों में शॉपकीपर को ही नुकसान है, और क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही एंटिटी है, तो इसमें पूरा नुकसान बिजनेस को और ओनर को दोनों को होता है, ठीक है। अब कंट्रोल एंड डिसीजन पावर किसकी होगी भाई, किसकी होगी, जो ओनर है उसी की डिसीजन पावर होगी, वो ही, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही पर्सन के कंट्रोल में है, तो जो रन कर रहा है बिजनेस वो ही सारे डिसीजन लेता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एक ही पर्सन से कंट्रोल किया जा रहा है, भैया एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा है। अब वो भैया वो बंदा कभी कभी बीमार भी पड़ सकता है, हो सकता है मर जाए, या हो सकता है वो कभी बैंकरप्ट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, उसको कोई इम्प्रिजनमेंट हो जाए, तो क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सेपरेट एंटिटी है नहीं, एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन चलाने वाला है बिजनेस को, तो इसलिए क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है। अगर वो बंदा खत्म तो बिजनेस भी खत्म, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, तो सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनेबल्स अ प्रॉपर्टर टू कीप ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है, देखो आप देखोगे कि कोई भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, उनकी जो सीक्रेट्स होते हैं या उनकी जो मीटिंग्स होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अब कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी व्यक्ति के बीच में हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्सन है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी किसके पास है, सिर्फ एक ही पर्सन के पास है। इसलिए ये जो सोल प्रॉपर्टरशिप होती है ना, ये जो सोल प्रॉपर्टरशिप लीगल एंटिटी होती है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बिजनेस ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं और सीक्रेसी बनाई रखी हो जाती है, क्योंकि एक ही पर्सन है, एक ही अथॉरिटी है जो डिसीजन लेगा, तो सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के रिलेटेड वो उसी के पास होगी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो एक ही पर्सन के पास है, तो वो सोल डिसीजन मेकिंग है, सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, क्योंकि सोल प्रॉपर्टरशिप है, एक ही पर्सन के पास अथॉरिटी है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी उसी के पास है, सारी इंफॉर्मेशन भी उसी के पास है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये जो आपने पढ़ा ना इसी में सारे आपको पता चल गए हैं। देखो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग, एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के हाथ में सब कुछ है, अब वो पर्सन जल्दी से डिसीजन लेगा। अब देखो क्विक डिसीजन मेकिंग इसलिए क्योंकि अगर आप देखो पार्टनरशिप होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में बात करें तो दो एंटिटी हैं, जैसे ए और बी, एंटिटी नहीं है, ये एक कंपनी है, इसमें ये दो लोग हैं। अब ये जो दो लोग हैं, अब इनके बीच में डिस्कशन करने में देखो टाइम लग सकता है, क्योंकि कन्वर्सेशन करेंगे, किसी बात पे ए मानेगा तो बी नहीं मान रहा, किसी बात पे ए मान रहा है तो किसी बात पे ए नहीं मान रहा तो बी मान रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्योंकि एक ही पर्सन के हाथ में है, वही डिसीजन लेने वाला है। कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, अभी हम पढ़ के आए थे कि एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के हाथ में सारे सीक्रेट्स होते हैं, एक ही पर्सन के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। ओनर को ही सारा प्रॉफिट मिलता है, एक ही ओनर है तो उसी को सारे प्रॉफिट मिलेगा, ओनर सारे डिसीजन लेगा, पूरा कंट्रोल कंपनी का ओनर के हाथ में ही है। ईजीएस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ओनरशिप टू ऑर्गेनाइज, सबसे ईजी है और कोई पैसा भी नहीं लगता है इसमें। पैसा तो लगता है बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो पैसा लगता है, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, सबसे कम एक्सपेंसिव होती है और सबसे ईजीएस्ट होती है। इसका फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत ईजी है। अगर आपको कोई बिजनेस एंटिटी चलानी है, सामान लाओ, बैठ जाओ, दुकान चला लो, एक ही पर्सन चला रहा है तो आराम से हो जाएगा। क्लोजर भी आसान होता है, मर गया बंदा तो दुकान बंद, तो क्लोजर भी आसान है, इजी क्लोजर है, इजी फॉर्मेशन है। जब जो बिजनेस है, द बिजनेस डज नॉट पे सेपरेट टैक्सेस, ऑल इनकम पासेस डायरेक्टली टू ओनर एंड इज टैक्स्ड एट द ओनर्स पर्सनल टैक्स रेट। अब क्या है, जो बिजनेस है ना उसको जैसे बिजनेस पे भी टैक्स लगते हैं, पर यहाँ पे क्या है, एक ही ओनर है, तो ओनर का जो पर्सनल टैक्स है, वो ओनर का जो पर्सनल टैक्स है, उसकी जो इनकम वो जनरेट कर रहा है उस दुकान से, तो उसके पर्सनल टैक्स से ही वो टैक्स काट लिया जाता है, बिजनेस के ऊपर कोई अलग टैक्स नहीं लगता। तो ये क्या हो गई, एक एडवांटेजेबल सिचुएशंस हो गई सोल प्रॉपर्टरशिप की। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर कुछ भी होता है बिजनेस को
तो पूरा किसका हकदार, पूरा किसको झेलना पड़ेगा, एक ही पर्सन को झेलना पड़ेगा। फंड रेजिंग लिमिटेड हो सकती है, अगर वो डेप्ट पे पड़ गया इंसान तो अब फंड्स कहाँ से लाया जाए, फंड्स तो ला ही नहीं सकता, वो तो खुद डेप्ट में फंसा हुआ है, तो लिमिटेड रेजिंग फंड्स होते हैं। कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, लिमिटेड फंड्स हैं, एक ही पर्सन है भाई, कितने फंड्स ले आएगा, कितने रिसोर्सेज ले लेगा, एक पर्सन है, एक दुकान है, एक दुकान पे आप कितना सामान ले आओगे। मॉल को एक पर्सन नहीं संभाल पाता, क्यों नहीं संभाल पाता, क्योंकि इतनी बड़ी जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको संभालने के 10 जनों की ज़रूरत है, एक पर्सन नहीं संभाल सकता। और जब एक पर्सन संभाल रहा है तो वहाँ पे लिमिटेड फंड्स और रिसोर्सेज ही हो पाते हैं। लिमिटेड स्किल्स और मैनेजेबल एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, एक ही पर्सन है, एक पर्सन सब कुछ में अच्छा नहीं हो सकता, एक पर्सन। अब जैसे आप देखो टीचर्स भी एक सब्जेक्ट पढ़ाने में या एक स्ट्रीम को पढ़ाने में ही अच्छे होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाते। साइंस के टीचर सिर्फ साइंस स्ट्रीम्स के बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के टीचर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ा पाते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के टीचर्स कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ा पाते हैं। तो एक पर्सन के पास लिमिटेड स्किल होती है, हर एक बंदा हर काम को नहीं कर सकता, तो क्योंकि लिमिटेड स्किल होती है तो इसलिए क्या होता है, बिजनेस उतना अच्छा नहीं हो पाता। लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड स्किल्स रहती हैं, ठीक है। और मैनेज भी एक ही पर्सन कर रहा है तो लिमिटेड मैनेजमेंट ही हो पाएगा। पार्टनरशिप देखो, अब सोल प्रॉपर्टरशिप का तो कोई एक्ट नहीं है, बट इंडिया में पार्टनरशिप का एक्ट है जो कि है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये क्या करता है, ये पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। ये कहता है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का मतलब है रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप का मतलब ये हो जाता है कि एक बिजनेस एंटिटी है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो तो उस बिजनेस में जब दो पर्सन इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो दोनों बांटेंगे या लॉस होगा वो भी दोनों बांटेंगे, तो वो पार्टनरशिप हो जाती है। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये रामू है, ये शामू है, दोनों ने एग्री किया, दोनों एक एग्रीमेंट में आए कि एक बिजनेस उन्होंने मॉल खड़ा करा, मान लो अब ये छोटा सा मॉल है, बहुत छोटा सा मॉल, ठीक है, मॉल खड़ा किया। अब इस मॉल में जितने भी प्रॉफिट होंगे ना वो दोनों में बटेंगे 50-50%। ये दोनों ने ज्वाइन कर लिया, ये दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया, तो ये पार्टनरशिप हो गई। दोनों पार्टनरशिप में आ गए कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों पार्टनरशिप में, टोटल दोनों की इक्वल पार्टनरशिप है, दोनों इक्वल पार्टनरशिप में मुनाफा भी पाएंगे, लॉस भी होगा तो लॉस को भी झेलेंगे। तो पार्टनरशिप में यही होता है। पर्सन्स जो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं इंडिविजुअली वो पार्टनर्स होते हैं और कलेक्टिवली एक फर्म होती है। इंडिविजुअली मतलब जैसे दो हैं, ये रामू और शामू, रानू लिख दिया है मैंने, रानू नहीं रामू है, ठीक है, रामू और शामू। अब रामू को अगर हम अलग देखें और शामू को अलग देखें तो ये दोनों पार्टनर्स हैं, बट अगर हम दोनों को कलेक्टिवली देखें तो ये एक फर्म हो गई, ठीक है, ये हो जाता है हमारा। अब देखो पार्टनरशिप को किस में बताया है, पार्टनरशिप एक्ट में। ये क्या बताता है, इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बताया हुआ है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप दो पर्सन्स के बीच का रिलेशन है जिसमें दोनों पर्सन एक प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट एक बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, या तो एक पर्सन चला रहा है या दोनों चला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है, तो लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप में आ जाते हैं कि भैया मैं तेरे बिजनेस में तो नहीं आ पाऊंगा पर मैं तेरा पार्टनर बन जाता हूँ, मैं तुझे 12% पैसा दे रहा हूँ जो तू बिजनेस के स्टार्टिंग में लगा ले, अब जब तेरा बिजनेस बढ़ेगा तो उसमें से प्रॉफिट मुझे भी मिलेगा। तो ये होता है एक तरीके से, ठीक है। अब जो पार्टनरशिप में जो पर्सन्स इंडिविजुअली इनको पार्टनर्स कहते हैं, और जब ये कलेक्टिवली आ जाते हैं इनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, और कलेक्टिवली एक फर्म हो जाती है, ठीक है। और जिस नाम से ये चलती है फर्म, इसको हम कहते हैं फर्म नेम, ठीक है। अब द इनहेरेंट डिसएडवांटेज ऑफ द सोल प्रॉपर्टी इन फाइनेंसिंग, मैनेजिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस पेव द वे फॉर पार्टनरशिप एज अ वायबल ऑप्शन। अब क्या था, देखो अभी डिसएडवांटेज पढ़ के आए कि क्या होती है, लिमिटेड रेजिंग फंड्स, लिमिटेड फंड्स एंड रिसोर्स, लिमिटेड स्किल्स एंड मैनेजेबल एबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टर। तो यहाँ पे क्या होता है
कि जो ये डिसएडवांटेज है ना सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि लिमिटेड फंडिंग रहती है, क्योंकि एक ही पर्सन है, एक पर्सन कितना मैनेज कर पाएगा। तो ये जो फाइनेंसिंग और मैनेजिंग कैपेसिटी होती है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप एक वायबल ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप में लिमिटेड नहीं होती, थोड़ी सी अच्छी होती है उसके सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से देखा जाए तो। पार्टनरशिप एक आंसर है, ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिड स्किल्स एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। दो पार्टनर हैं, मतलब दो पार्टनर हैं, रामू और शामू हैं, दोनों रिस्क शेयर करेंगे, दोनों के पास डिफरेंट स्किल होगी। हो सकता है रामू को बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है शामू डिज़ाइनर अच्छा हो, तो अपनी बिजनेस नेम बना पाए अच्छे तरीके से। मतलब बिजनेस को अच्छे बढ़ाने के लिए दोनों के पास डिफरेंट स्किल्स हो गई। और ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये एक फ़ायदा है पार्टनरशिप का कि फाइनेंशियल और मैनेजिंग जो पावर होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हो रही है, वेरिड स्किल्स होती हैं एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क होता है। ठीक है, अब एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप कैन हेल्प अ बिजनेस थ्राइव बाय अलाउइंग टू पूल देयर लेबर एंड रिसोर्सेज। सक्सेसफुल पार्टनरशिप क्या होती है, जब दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपनी लेबर और रिसोर्सेज को मर्ज करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें रिस्क भी होता है, पार्टनरशिप में भी आने का रिस्क भी होता है, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयर करने की बात होगी तो पार्टनर ये भी देखेंगे कि किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉस की या डेब्ट्स की। ठीक है, ऐसी भी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर बिजनेस और इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू अचीव म्यूचुअल गोल्स एंड एनहेंस देयर रिस्पेक्टिव ब्रांड्स। जो आप देखते हो ना कि दो ब्रांड्स हैं, जैसे दो ब्रांड्स सबमर्ज हो गए, मतलब दोनों ब्रांड्स का एक म्यूचुअल गोल्स था कि अपने भैया सेल्स बढ़ाने हैं। और सेल्स कैसे बढ़ेंगे, जब दोनों मिक्स हो जाएंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, तो जैसे MX प्लेयर और अमेजॉन मिनी टीवी ये मर्ज हो गए हैं। दोनों मर्ज क्यों हो गए, दोनों का एक म्यूचुअल गोल होगा सेल बढ़ाना एंड अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांड्स को बढ़ाना। तो इसमें मैं ब्रांड्स को एज आप देखो, ये ब्रांड्स क्या हैं, ये ब्रांड्स इंडिविजुअली थे बट म्यूचुअल गोल्स को अचीव करने के लिए एक साथ आ गए हैं। को ब्रांडिंग एंड कंबाइनिंग रिसोर्सेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स कैसे होंगे, दोनों की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाएगी, ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ जाएगा, न्यू कस्टमर्स न्यू मार्केट्स आ जाएंगे। वेल नोन एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं हमें, स्पॉटिफाई एंड गूगल, शेरविन विलियम्स एंड पॉटरी बैन एंड मैकडोनल्ड्स एंड पार्टनरशिप एंड कोको कोला। तो देखो मैकडोनल्ड्स में कोको कोला की हमें कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं। तो ये क्यों, दोनों का एक म्यूचुअल गोल था कि अपने ब्रांड को बढ़ाना था, अपने ब्रांड को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाना था कि दोनों को मुनाफा हो। तो दोनों के म्यूचुअल गोल्स थे। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होगी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ये होगी जब दो इंडिविजुअल ब्रांड्स बिजनेसेस एक साथ आए म्यूचुअल गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने ब्रांड्स को इन्हेंस करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप चाहो तो याद कर लेना, स्पॉटिफाई, गूगल, शेरविन का, MX प्लेयर, अमेजोन भी हैं, आप चाहो तो याद कर लो। और मैकडोनल्ड्स एंड कोको कोला, ये तो याद हो ही जाएगा, मैकडोनल्ड्स एंड कोको कोला वाला। तो ये जो पार्टनरशिप है ये दोनों कंपनीज को ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है, अब लॉ फर्म्स की बात करते हैं। तो लॉ फर्म्स और मेडिकल प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल जो एक्सपर्ट होते हैं ना इस फील्ड में वो एक साथ आ जाते हैं। लॉ फर्म्स क्या होती है, लॉ फर्म्स में जो एक्सपर्ट लॉयर्स होते हैं वो एक साथ मिलकर एक फर्म बना लेते हैं। ठीक है, और मेडिकल एक्सपर्ट्स में क्या होता है, मेडिकल प्रैक्टिसेस में क्या होता है, डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने अपना हॉस्पिटल बनाया, उसमें क्या हुआ, डिफरेंट डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट बना के उस पूरे हॉस्पिटल को चलाया। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एम्स है, और भी डिफरेंट जो हैं हमारे क्या कह सकते हैं हॉस्पिटल हैं जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो वो क्या है, एक पर्सन ने स्टार्ट किया या एक पर्सन नहीं भी स्टार्ट किया, पार्टनरशिप में भी स्टार्ट हुआ। अब वो डिफरेंट उसी फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। अब तुम हॉस्पिटल में क्या तुम उसको लेके आओगे, स्पोर्ट्समैन को, क्रिकेटर को लेके आओगे, क्रिकेटर का क्या काम भाई, उसमें क्रिकेटर थोड़ी ना इलाज करेगा, डॉक्टर इलाज करेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक फील्ड में जब दो बिजनेस जुड़ रहे हैं, जब जिसमें एक ही फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो जैसे लॉ फर्म्स होते हैं और जो मेडिकल प्रैक्टिसेस होती है उसमें उसी फील्ड का एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत होती है। फीचर्स देख लेते हैं आप, फीचर्स क्या है। तो इसमें क्या होता है, नो सेपरेट एंटिटी। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस खुद की नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर्स आर वन एंड द सेम इन द आइज ऑफ लॉ। तो लॉ में क्या होगा, जो पार्टनरशिप फर्म है ना ये भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती। हम अभी पहले ही पढ़ के आए कि सोल प्रॉपर्टरशिप में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, इसमें भी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, क्योंकि पार्टनरशिप को और पार्टनर्स को दोनों को एक ही माना जाता है लॉ के अंडर।
फॉर्मेशन कैसी होगी? फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकती है पार्टनरशिप की, एक रजिस्टर्ड होती है और एक अनरजिस्टर्ड होती है। कंपलसरी नहीं है कि आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाओ, पर करवा लो तो अच्छा ही है। देखो, रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब क्या होगा, दोनों पार्टनरशिप में आएंगे, तो पार्टनरशिप में आने से पहले आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, ना चाहो तो नहीं भी करवा सकते हो, बट आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो किससे करवाओगे? रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है। तो पार्टनरशिप में आने से पहले एक क्लियर एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में, दोनों को कंडीशंस पता होंगी, दोनों जब वो ऑल कंडीशंस और जितने भी एस्पेक्ट्स जो लिखे गए हैं उस एग्रीमेंट में, रिटन एग्रीमेंट में, तो जब वो दोनों एग्री कर लेंगे तो वो पार्टनरशिप में आ जाएंगे, और रिटन एग्रीमेंट जो होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप होती है उसमें कितने मिनिमम पार्टनर्स 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, दोनों पार्टनर्स दोनों ही लाइबल होते हैं। लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होगी? दोनों को ही झेलना पड़ेगा, अगर कोई लॉस होगा तो दोनों ही झेलेंगे, और अगर कोई मुनाफा होगा तो दोनों ही झेलेंगे, तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट दोनों पार्टनर शेयर करेंगे प्रॉफिट को। कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में होगा, तो यहाँ पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर्स के बीच में शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो दोनों के डिसीजन माने जाएंगे क्योंकि दोनों पार्टनरशिप में हैं। डिसॉल्यूशन भी होगा, तो डिसॉल्यूशन भी दोनों पार्टनर्स की उसमें ही होगा। पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय वे ऑफ कंपलसरी डिसॉल्यूशन और बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट। दोनों पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं तो डिसॉल्यूशन या तो खत्म कर दो, कंपलसरी डिसॉल्यूशन कर दो, या एग्रीमेंट के थ्रू आप डिसॉल्यूट कर सकते हो। फंड्स क्या होंगे? जो कैपिटल होंगे वो दोनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये होता है हमारा पूरा फीचर्स, साइलेंट फीचर्स हो गए हमारे किसके? पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पार्टनरशिप के एडवांटेज क्या होते हैं? पार्टनरशिप के एडवांटेज ये हो गए कि ईजी टू एस्टेब्लिश विद द एक्सेप्शन ऑफ डेवलपिंग अ पार्टनरशिप। एस्टेब्लिश करना ईजी होता है, बट हाँ एक एक्सेप्शन है कि जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनवा रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट वैसे ईजी टू एस्टेब्लिश है। सेपरेट लीगल स्टेटस होता है ताकि लाइबिलिटी प्रोटेक्शन हो पाए। लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल स्टेटस अभी हम देख के आए थे, इसमें लीगल स्टेटस सेपरेट होता है पर एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म्स और पार्टनर्स दोनों एक ही हैं, पर 2 पार्टनर्स दोनों अलग अलग हैं। क्यों होता है? ताकि लायबिलिटी प्रोटेक्शन दे पाएँ। पार्टनर्स में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं। जब भैया 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों की डिफरेंट स्किल्स हैं, तो इससे भी फायदा होता है। स्टार्टअप कॉस्ट लो होगी, एक पर्सन के ऊपर पूरा डेप्ट नहीं पड़ जाएगा। 2 पर्सन है तो दोनों पर्सन को कंबाइन करके जब आप स्टार्टअप करोगे तो दोनों को कॉस्ट पड़ेगी वो कम पड़ेगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये का, अब यहाँ पे 50,000 रुपये का हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। अब अगर ये एक ही पर्सन चलाता, जैसे ए सोल प्रॉपर्टरशिप में पूरा किसको देखना पड़ता? 50,000 रुपये इसी को देने पड़ते, पर जब वो 2 पर्सन चलाएंगे तो भैया 25-25 कर लेंगे। ठीक है, तो ये है एक तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है कि स्टार्टअप कॉस्ट भी लो होती है और मोर कैपिटल अवेलेबल होती है। ज़्यादा कैपिटल होगी। भैया अगर बिज़नेस को चलाने के लिए भैया मुझे ट्रैक्टर चाहिए, तो मैं ट्रैक्टर क्या है, मैं ट्रैक्टर खुद भी मैं और मेरा पार्टनर दोनों मिलके कैपिटल बनवा लेंगे, दोनों मिलके कंपनी को ग्रो करना चाहेंगे, तो दोनों ही प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे और वो भी करेंगे। पार्टनर्स जॉइंट। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं? पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर द एक्शंस और द अदर पार्टनर्स। अगर एक पार्टनर की गलती की वजह से बिजनेस ठप्प पड़ गया तो दूसरे पार्टनर को भी वो ठप्प बिजनेस झेलना पड़ता है। तो पार्टनर अगर इंडिविजुअल कोई 2 पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर में से किसी एक की गलती की वजह से अगर बिजनेस खराब हुआ है तो दूसरे पार्टनर को वो लाइबिलिटी झेलनी पड़ती है, या दोनों ने खुद खराब कर लिया बिजनेस तो भी झेलना पड़ता है लाइबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिट क्या है? अब प्रॉफिट हो रहा है तो भैया शेयर करना पड़ता है क्योंकि पार्टनरशिप में हो। डिसीजन भी डिवाइड हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं कभी कभार। और बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस कैन सफर इफ द डिटेल पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट इन प्लेस। बिजनेस को भी नुकसान होता है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट सही से नहीं हुआ है, एग्रीमेंट में डिटेल कंडीशंस नहीं लाई गई। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एक होता है हमारा प्राइवेट। फिर उसके बाद ये जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें आप ये देखोगे कि ये कॉर्पोरेट फॉर्म्ड है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब क्या होता है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में क्या होती है? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? लाइबिलिटी लिमिटेड होगी।
तो इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ये अच्छा माना जाता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो वेंचर कैपिटल होती है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वेंचर कैपिटल में, वो फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर होने के कारण ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक बॉडी है जो कि किस में आई है, इनकॉर्पोरेटेड है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अभी हम देख के आए थे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो पार्टनरशिप का है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कौन सा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का है लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें बेनिफिट है लिमिटेड लाइबिलिटी के विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। मतलब लाइबिलिटी लिमिटेड होगी और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पार्टनरशिप आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। इसमें क्या है, ये जो ऐसे मेंबर्स हैं जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई प्रोफेशनल्स हैं या इंटरप्राइजेस हैं, ये उनके लिए होता है ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि ये गुड ऑप्शन है स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप से कैसे अलग है, देखो सेपरेट एंटिटी, हमने देखा कि पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता है, बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ये सेपरेट एंटिटी होती है उसके पर्सन से। मतलब जो बिजनेस है और जो पार्टनर है वो दोनों सेपरेट एंटिटी माने जाएंगे, दोनों एक नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन भी हो सकता है, और कोई भी चेंज हुआ पार्टनर में तो वो एग्जिस्टेंस या राइट, मतलब अभी हमने देखा था ना, अभी पार्टनरशिप में क्या डिसएडवांटेज पड़े कि अगर एक पर्सन की गलती है तो दूसरे को भी झेलना पड़ेगा, पर यहाँ पे कोई भी चेंज हुआ अगर पार्टनर में तो दूसरे पर्सन को नहीं झेलना पड़ता है। फॉर्मेशन देखें तो उसमें क्या था, पार्टनरशिप में क्या था, हमें एक रिटन एग्रीमेंट करवाना पड़ा था रजिस्ट्रार्स इन द फर्म्स में, रजिस्ट्रेशन एक्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वहाँ पे पार्टनरशिप डीड कहा जाता था, और यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहाँ जब दो पार्टनर्स, ये पार्टनर्स में आ जाते हैं एलएलपी या बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर विच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो इसमें क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट है, जब वो क्या होता है, पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं कि वो एलएलपी पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे एग्जिस्ट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी चला लो, कितने भी पार्टनर्स आ सकते हैं। पार्टनरशिप में तो मैक्सिमम लिमिटेड थे, 50 ही हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ही लाइबिलिटी है। भैया मैंने 15% अगर बिजनेस पे इन्वेस्ट किया तो मेरी 15% ही लाइबिलिटी है, मैं पूरा लॉस नहीं झेलूंगी। मैंने अगर 15% ही दिया है तो मैं 15% ही लॉस झेलूंगी, मैं पूरा लॉस क्यों झेलूँ भाई। ठीक है, ऐसा लग रहा है मैं भड़ास निकाल रही हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा है नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स। कोई पार्टनर, 2 पार्टनर्स हैं, दोनों में से अगर किसी एक ने गलती करी तो दूसरा लाइबल नहीं होगा। भाई तूने गलती करी, मैं क्यों देखूं, मैं तो नहीं देखता, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड रहता है। कैपिटल की बात करें तो एन एलएलपी कैन बी स्टार्टेड विद नो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। एलएलपी में कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की शुरुआत में कोई ज़रूरत नहीं होती है, मिनिमम आप बहुत कम भी कर सकते हो। ठीक है, लेस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट जो रजिस्ट्रेशन की होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उससे इसकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है वो कम होती है। एडवांटेजेस क्या है, एलएलपी के बहुत एडवांटेजेस दे रखे हैं यहाँ पे, आप 4-5 पढ़ के जाना, रखना पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब क्या है सेवरल एडवांटेज, जो टर्म और कंडीशंस हैं एलएलपी के वो म्यूचुअली एग्रीड होते हैं। हमने देखा ना एग्रीमेंट में आते हैं ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आते हैं। तो ये एग्रीमेंट में क्या होती है, दोनों की टर्म्स और कंडीशंस क्या होती हैं, वो म्यूचुअली एग्रीड होती हैं। जो कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की एलएलपी की वो भी लोअर होती है देन इनकॉर्पोरेटिंग अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की जो कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की वो कम होती है पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज से। ठीक है, पार्टनर्स लाइबल होंगे, जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया उतनी ही लाइबल हैं। कोई जॉइंट लाइबिलिटी नहीं है कि दोनों पार्टनर्स जॉइंटली लाइबल हैं, अगर नुकसान हुआ बिजनेस को तो दोनों पार्टनर्स को इक्वल लॉस झेलना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपलर होता है। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टफ होता है, पर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल होता है। रीन्यूमरेशन, वोटिंग राइट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स आर क्लियर एंड डिफाइन इन एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट पे सब कुछ डिफाइन होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता पार्टनर के रीन्यूमरेशन में, कितने भी नंबर में पार्टनर्स हो सकते हैं जब तक ऑथोराइज है एग्रीमेंट में। एलएलपी को स्यू कर सकते हैं एंड बी स्यूट्स इन ओन
नेम प्रोटेक्टिंग पार्टनर फ्रॉम बीइंग पर्सनली सूड फॉर द एलएलपी डेब्ट्स। पर अगर एलएलपी स्यू होगी तो उसके खुद के नेम पे होगी, पार्टनर्स को पर्सनली प्रोटेक्ट किया जाता है इधर। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अभी पढ़ के आए थे, एक फ़ायदा यही है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पार्टनर बनने में, कितने भी पार्टनर आ सकते हैं, इंटरेस्ट भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। पार्टनर्स फ्री होते हैं कॉन्टैक्ट में आने में, और एलएलपी हाई क्रेडिट वर्दीनेस को एंजॉय करता है कंपेयर टू पार्टनरशिप ऑल्दो लोअर देन अ कंपनी। तो हाई क्रेडिट वर्दीनेस है पार्टनरशिप से, पर कंपनी से कम होती है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब फ्लो कितना हो रहा है मनी का, ठीक है, कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, कितना आप पैसा दे पा रहे हो, कितना आप ले पा रहे हो, इस तरीके से। कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है अकाउंट्स बनाने की, ऑडिटिंग अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एलएलपी अपना फंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकता है, ठीक है। तो कोई ऑडिटिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या है, अपने फंड्स को अगर आपको रेज करना है तो आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से ले लो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लो अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है एलएलपी के? एक्शन टेकन बाय वन पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर कैन बाइंड द एलएलपी। इन सम केसेस पार्टनर में ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सनली लाइबल फॉर एलएलपीज एक्ट। क्या होता है कि एक पार्टनर ने कोई एक्शन लिया अगर किसी दूसरे पार्टनर के कंसेंट के बिना, तो वो एलएलपी में बाइंड होंगे। भैया एग्रीमेंट में आया, आपने ढंग से नहीं पढ़ा, भैया दूसरे वाले ने तो कुछ ना आपके कंसेंट के बिना अगर एलएलपी में पार्टनरशिप में कोई गड़बड़ी करी तो आप लायबल हो जाते हो। कुछ केसेस में पार्टनर पर्सनली लायबल होते हैं। वाइंडिंग अप प्रोसेस आज आउटलाइंड इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन रूल्स कैन बी लेंथी एंड कॉस्टली। जो मतलब डिसोल्यूशन, देखो एंटर तो आप आराम से कर जाओगे, पार्टनरशिप में एंटर आप आराम से कर पाओगे, एलएलपी को आप फॉर्म अच्छे से कर पाओगे, बट जब वाइंड अप मतलब आप जब छोड़ के जाओगे ना, तो जो वाइंडिंग अप प्रोसेस है, डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा लेंथी और कॉस्टली है, जो कि आपका है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन रूल्स 2012 में। एलएलपी में लोअर क्रेडिट वर्दीनेस होती है कंपनी से देखें तो, और एलएलपीज जो हैं इनको एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या सॉल्वेंसी को प्रिपेयर करना होता है। ये एक एनुअल रिटर्न भी बनाना होता है विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज विच इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट पार्टनरशिप में आपको कोई कंपनी में जाके एनुअल स्टेटमेंट तो नहीं देनी होती है अपने अकाउंट की, पर एलएलपी में आपको अपनी एनुअल स्टेटमेंट अकाउंट्स की देनी पड़ती है। आपको ऑडिटिंग अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं, पर एनुअल स्टेटमेंट अपने अकाउंट्स के ट्रांसफर की ये तो देनी पड़ रही है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा है, ये फोर्थ आ गया। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पॉपुलर बिजनेस स्ट्रक्चर है। प्राइवेट मतलब जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में से। प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जहाँ पे प्राइवेटली लोग आ रहे हैं और पब्लिक में पब्लिकली ये कंपनी चलती है। इसमें क्या होता है, शेयर्स जो हैं, प्राइवेट कंपनी जो है वो एक इंडिविजुअल तो नहीं कह सकते, एक पर्सन है, उसके साथ डिफरेंट लोगों का शेयर होता है, तब जाके प्राइवेट कंपनी बनती है। पब्लिक में भी होती है शेयर तो, पर ये प्राइवेट कंपनी एक इंडिविजुअल। जैसे आप प्राइवेट कंपनी किसको मान सकते हो, किसको मानोगे आप एग्जाम्पल्स दो, आप कमेंट्स में बताओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जियो है, तो जियो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें डिफरेंट शेयर्स हैं, बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारे लोगों के शेयर्स हैं, बट कौन रूल कर रहा है, एक ही पर्सन रूल कर रहा है, जियो के ओनर है वही रूल कर रहे हैं। तो जियो एक प्राइवेट कंपनी हो गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, ये पॉपुलर बिजनेस स्ट्रक्चर है और अभी के समय तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ भी रहा है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 में एक्सप्लेन किया गया है। ये एक टाइप ऑफ एंटिटी होती है जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, देखो क्या हुआ, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शेयर कर रहे हैं जिनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। जैसे ये मेरी कंपनी है, अब इस कंपनी में मैं हूँ और 2-4 जने हैं, ये 4-5 जनों ने मिलके एक कंपनी बनाई जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। तो इसमें क्या है, हम सबके एक ही गोल हैं, सबके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। तो ये होता है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं और सबके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक हैं। और ये पॉपुलर चॉइस रहते हैं स्टार्टअप्स के और ऐसे बिजनेस जिसमें ये है कि भैया बहुत ग्रोथ हो सकती है, हायर ग्रोथ एस्पिरेशंस है, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन होता है, तो शेयर होल्डर्स एंड द फ्लैक्सिबिलिटी जो वो प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है ऐसे बिजनेस के लिए जो कि स्टार्टअप्स हैं या फिर हाई ग्रोथ एस्पिरेशन जिनके हैं। फीचर्स देख लो, फीचर्स क्या हैं। सेपरेट एंटिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये कहा जाता है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर कंपनी ही एंड कैन ऑल्सो बी स्यूड अंडर इट्स नेम, कंपनी को भी स्यू कर सकते हैं और उसके नेम को भी स्यू कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन को सारे मेंबर्स को नहीं स्यू करोगे आप। फॉर्मेशन क्या होगी, फॉर्मेशन क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करी जाती है कंपनीज एक्ट 2013 में और इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट जैसे
मोमेंटम में क्या होता है, कंपनी के रूल्स होते हैं। मोमेंटम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर रिक्वायर्ड। आपको फॉर्मेशन के लिए पहले आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, एंड उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स को भी, इसके रूल्स वगैरह को वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है हर मेंबर की और शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है, ठीक है। मतलब 4-5 लोग हैं, उनका ग्रुप है, तो उनकी लाइबिलिटी भैया पूरी लाइबिलिटी नहीं है, सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। द पर्सनल इंडिविजुअल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स आर नॉट एट रिस्क। पर्सनल या इंडिविजुअल एसेट्स मतलब मैंने जितना शेयर होल्ड, मेरा शेयर जितना है या मेरे इंडिविजुअल जो एसेट्स हैं उसमें कोई चीज़ नहीं आएगी। जैसे कंपनी अगर स्यू हुई तो मेरे घर में कोई बात, मेरे घर को नहीं ले जाएंगे ये लोग लोन पे। मेरे घर को क्यों लेके जाओगे भाई, मेरे घर को नहीं लेके जाओगे, क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं सेपरेट एंटिटी हूँ, मैं सेपरेट हूँ, और मैं लाइबिलिटी मेरी क्या है, सेपरेट लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे बिजनेसेस में, प्राइवेट लिमिटेड बिजनेसेस में क्या होती है, इंडिविजुअल एसेट्स पे कोई रिस्क नहीं आता है, ठीक है। कैपिटल, यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है सच अमाउंट्स की, वो प्रिस्क्राइब करी जाती है टाइम टू टाइम, मतलब मिनिमम है कैपिटल, इतनी ही कैपिटल आपको देनी है। बोरोइंग कैपेसिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक प्रिविलेज होता है कि फंड्स बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप है ना, ये जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं बेसिकली ऐसे लोग स्टार्ट करते हैं जो कि बिजनेस आइडियाज़ वाले होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। तो जब वो स्टार्ट करेंगे तो फंड्स तो अपने आप रेज होगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। इजी एग्जिट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बेचा जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या इसमें इंडिविजुअल की एंट्री इतनी आसानी से नहीं होती है, एग्जिट आसानी से हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, इसको कंपनी को बेच दो, प्राइवेट कंपनी है, बेच दो, ट्रांसफ़र कर दो, पार्शियली हो गई, या तो पार्शियली या फुल तरीके से किसी अनदर इंडिविजुअल को आप दे सकते हो, किसी भी डिसरप्शन के। करंट बिजनेस जो चल रहा है उसको ऐसे के ऐसे उठा के आपने किसी के नाम पे बेच दिया। मेरा बिजनेस था, मेरा प्राइवेट बिजनेस था, मैंने अपना प्राइवेट बिजनेस अपने पोते को दे दिया, तो मेरे पोते के पास वो बिजनेस चला गया, तो उसमें क्या हुआ, जो बिजनेस है वो तो ऐसा ही रहा, बस क्या हुआ, नाम बदल गया, ओनर कोई और हो गया। तो ये होता है परपेचुअल सक्सेशन, अभी हमने पढ़ा था ना, इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो परपेचुअल सक्सेशन कीप्स द कंपनी कीप्स ऑन एग्जिस्टिंग इन द लाइफ ऑफ लॉ इवन इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, द बैंक्रप्सी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। अगर कोई भी पर्सन है कंपनी में, किसी भी पर्सन की डेथ हो गई है या कुछ कारण हो गया कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बैंकरप्ट हो गया है कोई भी पर्सन, तो वो लॉ के अंडर रहता है, लॉ की आंखों के अंदर रहेगा। एग्जाम्पल पॉपुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का फ्लिपकार्ट हो गया, फ्री चार्ज हो गया, कैफी कॉफ़ी डे हो गया। तो ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो चला रहे हैं। इन इंडिविजुअल्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल स्टेटस है। अगर फ्लिपकार्ट ना हो, ऐसे तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी, टचवर्ड नहीं, अगर ये सीयू होता है तो इसमें क्या है, सब पूरी कंपनी सीयू होगी, जो लोग होंगे उनके इंडिविजुअल एसेट्स पे कोई बात नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज पर सेक्शन 272 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक पब्लिक कंपनी, एक वो सिंपल सी है। पब्लिक कंपनी क्या होगा, एक कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है उसके ओनर्स से, एंड हैज़ द एबिलिटी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स इन इट्स ओन नेम। ये इंडिपेंडेंट होती है भाई। क्या होगा, मतलब क्या मतलब है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें ओनर्स की जो है सेपरेट एंटिटी होंगे ओनर्स, ठीक है। सेपरेट एंटिटी होते हैं, रजिस्टर हो जाते, ये लोग रजिस्टर हो जाएंगे, और इनके खुद के सेट ऑफ रूल्स। ओनर जो है वो कंपनी में वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं फ्रॉम इट्स ओनर। ऑपरेशन जो कंपनी है वो ऑपरेट कैसे होगी, इंडिपेंडेंटली होगी, और खुद के सेट ऑफ रूल्स, ऑब्लिगेशंस, रेगुलेशंस, लीगल राइट्स होते हैं। एग्रीमेंट भी खुद के नाम से ही होता है। ओनर कंपनी को चलाएगा बट लिमिटेड लाइबिलिटी पे, उसके डेट एंड ऑब्लिगेशंस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है भैया, बहुत सारे जने हुए हैं। अब क्या है, सबके क्या है, एक ही पर्सन के, क्योंकि 1-2 पर्सन हो तो भैया अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो, पर जब जैसे पब्लिक कंपनीज होती है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि लोगों के सिर्फ 1 या 2% ही शेयर्स होते हैं उसमें। तो अब 1 और 2% वाले शेयर, 1 या 2% शेयर वाला बंदा है, तो वो क्यों पूरी, अगर कंपनी स्यू हुई तो वो क्यों लायबल होगा, वो तो लायबल नहीं होगा ना, क्योंकि उसका तो 1 या 2% ही शेयर था। तो ऐसा होता है। जो लीगल सेपरेशन होता है, इसकी वजह से एक हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है ओनर्स को, क्योंकि सेपरेशन है ना, कंपनी और ओनर दोनों डिफरेंट माने जाते हैं, तो इससे ओनर को
क्या होती है, प्रोटेक्शन मिलती है। और कंपनी के लिए ईजी हो जाता है कैपिटल रेज करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अपना शेयर दे रहे हैं, पर शेयर जो है ना छोटे छोटे परसेंटेज पे दे रहे हैं। तो कैपिटल तो रेज हो रहा है, फंड्स तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, पर क्या है कि जो ओनर है वो प्रोटेक्टेड है, वो डायरेक्टली इंक्रोज्ड नहीं है कंपनी में, वो लीगल एंटिटी माना जाएगा। ओनर्स ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो ओनर्स होते हैं ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, उनको शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स कहते हैं। एंड जो ओनरशिप होती है वो किस में डिवाइड होगी, शेयर्स में या इक्विटी शेयर्स में। ये जो यूनिट्स होती हैं कंपनी की, ये मल्टीपल इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, क्या मैंने अभी यही तो बताया कि इतने सारे लोग होंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कि मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं और कॉर्पोरेशंस होती हैं, जिसकी वजह से कंपनी कैपिटल को आराम से रेस कर पाती है। भैया जब इतने सारे लोग अपने फंड्स डालेंगे तो बेसिकली बात है कि कैपिटल तो रेस होगी ही। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास राइट होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में आ सकते हैं और डिविडेंड्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फीचर्स की देख लो, सेपरेट एंटिटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी जो है कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है। ये भी फॉर्मेशन कैसी होगी, तो ये पहले तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हमें कंपनीज एक्ट 2013 में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट सच एज मेमोरेंडम, इसमें भी मेमोरेंडम होता है। कंपनी के रूल्स, एसोसिएशंस, ये भी रिक्वायर्ड होते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट और कुड बी अनलिस्टेड। ये स्टॉक मार्केट में आ भी सकती हैं और लिस्ट में भी आ सकती हैं और अनलिस्ट भी की जा सकती हैं, क्योंकि ये ना स्टॉक मार्केट्स की तरह होती हैं। स्टॉक मार्केट्स में आ सकती हैं, स्टॉक मार्केट्स में ये बेची जा सकती हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है, लोग अपने स्टॉक्स डालते हैं, तो इसलिए स्टॉक मार्केट्स में क्यों आती है, अपने फंड्स को रेस करने के लिए। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नाम नहीं है पब्लिक, भैया कितने आओ, जितने आना चाहते हो उतने आओ। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की वो लिमिटेड होती है, उनका जितना स्टेक है ना उतनी ही लाइबिलिटी है। जैसे एक पर्सन है वो 25% का शेयर होल्डर, तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 25% है, वो पूरे कंपनी से हुई उसको मतलब नहीं है, उसको अपने 25% के शेयर से या स्टेक से मतलब है। कैपिटल, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ एन अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी, उसके अलावा आपको कैपिटल नहीं मिलती है। ठीक है, फिर आप देखते हो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रिलिश एंड इंक्रीज एबिलिटी टू रेज कैपिटल थ्रू द स्टॉक मार्केट बाय इशूइंग डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स फ्रॉम द पब्लिक। क्या होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ना, कैपिटल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है हमें शेयर्स या बॉन्ड्स मिलते हैं पब्लिक के थ्रू। पब्लिक क्या होती है, अपनी शेयर्स या बॉन्ड्स लगाती हैं, तो इसकी वजह से इसको कैपिटल बहुत मिलता है पब्लिक कंपनी में। इसका एडवांटेज होगा ये कि बहुत ज़्यादा शेयर मिल जाते हैं, कैपिटल बहुत अच्छा रेज होता है। परपेचुअल सक्सेशन, द लाइफ स्पैन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ एनी मेंबर। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हो गया कि अगर कोई बंदा मर गया तो पूरी कंपनी में कोई बात नहीं आएगी, भैया पूरी कंपनी क्यों झेलेगी, परपेचुअल सक्सेशन क्यों होगा, नहीं होगा ना। एक ही अगर 600 लोग कंपनी से में जुड़े हुए हैं, अगर उसमें से एक आध दो मर भी गया तो 600 लोगों को, पूरे जो बचे हुए लोग हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती हैं और इनको अपनी ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ बताने होते हैं शेयर होल्डर्स को। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी कोई भी, मान लो एक ए कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है। अब जो इसके डिफरेंट तरीके के डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, इसने अपना कैपिटल बढ़ा लिया है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, बट इसको ना अपने बाद में इसको अपने ये बताना होगा कि कितना शेयर वो कमा रही है, ये तो बताना पड़ेगा उसको, अपने ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ को बताना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पूरी डिटेल आपको पब्लिक ही मिल जाती है, आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पब्लिकली होती हैं। अनट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं वो फ्री हैं, वो बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं शेयर्स को, किसी को भी बेच देंगे स्टॉक मार्केट के थ्रू, किसी से खरीद भी लेंगे और किसी को बेच भी लेंगे। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा नहीं होता, ये फीचर्स होते हैं। पॉपुलर जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है ये कंपनीज हैं, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। इसमें कोई भी अपने स्टॉक खरीद सकता है, कोई भी अपने स्टॉक बेच सकता है, इसको कैपिटल बहुत मिल जाती हैं ये सब। ठीक है, ये बता दिया है कि सोल प्रॉपर्टीशिप और पार्टनरशिप में देखें तो कंपनी का लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, ये तो आम बात है भाई। सोल प्रॉपर्टीशिप में एक ही बंदा है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम बंदे ही 50 हैं। 50 लोग कितना कर लेंगे, जितना कंपनी में तो 600 लाख 700 लाख बहुत सारे लोग होते हैं, अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। तो
कंपनी, ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाएगी। अब पार्टनरशिप में 50 लोग हैं और प्राइवेट कंपनी में भी 200 लोग हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा मुनाफा कंपनीज ही जीतेंगी, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनीज के पास होंगे और कैपिटल भी ज़्यादातर कंपनीज से अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, अब डिफरेंस बता हुआ है पब्लिक प्राइवेट कंपनी में। देखो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 7 और मैक्सिमम लिमिटेड अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 ही लोग होंगे और मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ना। अब आप ऐसे कैसे अपने शेयर्स को बेच दोगे, ऐसे थोड़ी ना बेच दोगे। अगर आप अपने शेयर्स बेचोगे तो दूसरे लोगों पे ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है ना। इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, यहाँ पे पब्लिक भी अपने शेयर्स को पब्लिक भी शेयर्स ले सकती है, बट यहाँ पे पब्लिक इनवाइटेड नहीं होती है अपनी सिक्योरिटीज़ को देने के लिए। ठीक है, 1% कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। 1% कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर है। और ये रिसेंट इन्वेंशन हुई है। ये अभी मैंने कभी ऐसा कंपनी के इतनी ऐसी कंपनी बहुत कम मैंने सुनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही एंटरप्रेन्योर है जो खुद ही मैनेज कर रहा है कंपनी को। फीचर क्या है, साइलेंट फीचर्स 1% कंपनी के कि जो ओपीसी है सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस देता है फ्रॉम अदर मेंबर्स। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द ओपीसी गिव प्रोटेक्शन टू द सिंगल इंडिविजुअल जिसने इनकॉर्पोरेट किया है। जिस पर्सन 1% कंपनी है तो जिसने इनकॉर्पोरेट की है, जो मेंबर है उसको ज़्यादा फायदा मिलता है। लाइबिलिटी देखें तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर is limited to his or share. He or she is not personally be liable for the loss of the company. कंपनी में कोई लॉस हुआ उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपने शेयर से मतलब है। उसके शेयर्स का लॉस नहीं होना चाहिए। फॉर्मेशन, एक ही पर्सन बनाता है ऐसी कंपनी को, 1% कंपनी को। इनकॉर्पोरेट एज अ प्राइवेट कंपनी, इसको प्राइवेट कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कॉम्प्लियंस रिक्वायरमेंट मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, प्राइवेट कंपनी के जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। और एक इंडिविजुअल वो अपनी कंपनी बना लेगा, सिंगल मेंबर होगा, खुद ही डायरेक्टर होगा, खुद ही मैनेज करेगा। नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। ईजी टू ऑब्टेन फंड्स। ओपीसी क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी होती है तो फंड अच्छे से रेज करे जा सकते हैं इसमें। परपेचुअल सक्सेशन, ओपीसी में फीचर है perpetual section का, even when there is only one member by incorporating the OPC the single member needs to appoint a nominee। मतलब कोई कंपनी है उसमें वो 1% कंपनी है, अब मैं मालिक हूँ तो मैं अब परपेचुअल सक्सेशन करूंगी पर मेरे साथ एक नॉमिनी अपॉइंटेड होगा। नॉमिनी क्या होता है, जैसे घर भी होता है ना, घर का भी नॉमिनी होता है कि ये 1% कंपनी हो जाती है। जैसे घर का एग्जांपल लेते हैं तो घर क्या है, 1% का हुआ, अब उस पर्सन के साथ एक नॉमिनी होता है। नॉमिनी क्या है, उसके भी वो भी उतना ही ओनर हो जाएगा उसके डेथ के बाद, या उस पर्सन के डेथ के बाद वो नॉमिनी ही कंपनी को चलाएगा। ठीक है, ये होता है। नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब एनी अमाउंट एज मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर ओपीसी। कंपनीज एक्ट नहीं बताती कि कितना अमाउंट पेड अप कैपिटल होगा। ठीक है, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होता है, सब बहुत वैसा ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉम्परेटिव इवोल्यूशन ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटी, सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। फॉर्मेशन क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज आप चाहो तो करवाओ, इजी फॉर्मेशन होती है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो सकता है और इजी फॉर्मेशन होती है। कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन कंपनी में, लेंदी और एक्सपेंसिव फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक ही पर्सन है, यहाँ पे 2-4 पर्सन हैं, यहाँ पे तो बहुत ही सारे पर्सन हैं, तो इसलिए क्या होती है, फॉर्मेशन कैसी होगी। फॉर्मेशन देखेंगे, सोल प्रॉपर्टीशिप में मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत होती नहीं है। आपने पढ़ा था कि जो टैक्सेस होंगे वो भी पर्सन के जो इनकम है उससे ले लिए जाते हैं, तो बिजनेस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाओ या ना करवाओ ऑप्शनल होता है, फॉर्मेशन इजी होती है। मेंबर्स की बात करते हैं तो सोल प्रॉपर्टीशिप में एक ही पर्सन होता है, एक ही मेंबर होता है। पार्टनरशिप में अभी पढ़ के आएगी 2 मिनिमम और 50 मैक्सिमम। और कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनीज देखें, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में, और मिनिमम पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं। मैक्सिमम देखें तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 होते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो सोल प्रॉपर्टीशिप होते हैं उसमें फाइनेंस कितना होगा, लिमिटेड होगा। और पार्टनरशिप में फंड्स रेज कर सकते हैं, पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 पार्टनर्स ही फंड्स को रेज करते हैं, वो ही चलाते हैं। तो यहाँ पे फंड्स क्या हैं,
दो पार्टनर्स रेस कर रहे हैं। यहाँ पे लिमिटेड फाइनेंस है क्योंकि एक ही पर्सन के अंडर है। लाइबिलिटी, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, यहाँ पे अनलिमिटेड और जॉइंट लाइबिलिटी होती है, और यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जितना आपका शेयर उतनी लाइबिलिटी। अनलिमिटेड जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है, क्योंकि दोनों पार्टनर और जो पार्टनरशिप हैं वो लीगल, वो सेपरेट एंटिटी नहीं माने जाते, वो एक ही एंटिटी माने जाते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या होता है, ओनर ही सारे डिसीजन ले रहा है, ओनर ही के अंडर सब कुछ है। पार्टनरशिप में पार्टनर सारे डिसीजन लेते हैं और दोनों जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट की ज़रूरत होती है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो सेपरेशन होता है ओनरशिप और मैनेजमेंट में। कंटिन्यूटी की बात करें तो अनस्टेबल होता है सोल प्रॉपर्टीशिप में, क्योंकि डेथ हो गई या कुछ भी हो गया तो बिजनेस ठप्प पड़ जाता है। मोर स्टेटस बट अफेक्टेड बाय स्टेटस ऑफ पार्टनर्स के स्टेटस पे इफेक्ट हो जाता है। और ये स्टेबल होता है क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, यहाँ पे लीगल स्टेटस अलग है तो इसलिए बचा हुआ होता है। सो यही था आपका चैप्टर जो है फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटीज़, यहाँ पे ये समाप्त हो गया है। आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये डिफरेंस बता दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, अभी आप पढ़ के आए थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आप चाहो तो एनसीईआरटी के सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने लाइन टू लाइन वाइज सब टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते जाना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। और भी ह्यूमैनिटीज़ के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। बाय।